आज तक किसी नेता ने कोई ऐसा काम न किया हो जिसमें उसको वोट और नोट के बिना किया। सड़क बनती है, वोट मिलती है और नोट मिलती है। जहां से सड़क गुजरती है वहां से वोट मिलती है, और जितने का टेंडर होता है उसका 20% वापस। स्कूल बनता है, जहां स्कूल बनता है वहां से वोट मिलती है, और स्कूल का जितना टेंडर होता है उसका 20%। हॉस्पिटल बनता है, जहां बनता है वहां से वोट मिलती है, और जितने का टेंडर हुआ उसका 20%। 20 तो मैं मिनिमम कह रहा हूं, यहां इधर कुछ हो सकता है, इधर अलग रेट होगा। सामान्यतः 20% होता है, ज्यादा इधर। मैं पूरे देश का एवरेज बता रहा हूं, ठीक है। एयरपोर्ट बनता है क्योंकि एयरपोर्ट जहां से बना वहां वोट, वहां के लोगों का वोट मिला, और जितने का टेंडर हुआ उसका 20% नोट मिला। तो सारे काम जहां जहां वोट मिलेगा और नोट मिलेगा वो सारे काम होंगे, लेकिन जहां वोट और नोट नहीं मिलेगा वो काम नहीं। कड़वी सच्चाई, मीठा झूठ तो आप लोग सुनते रहते होंगे। आज थोड़ा हमारे साथ 10-20 मिनट तक कड़वा सच सुनिए। ये कड़वी बात बता रहा हूं आपको, और अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। पिछले 20-25 साल के राजनीतिक, वकालत, इन सब के सामाजिक कार्यों के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। अदरवाइज जब संविधान का आर्टिकल 344 कहता है कि आप हिंदी और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए एक कमीशन बनाइए, 75 साल में वो कमीशन क्यों नहीं बना? बना ही नहीं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत के प्रचार प्रसार से न वोट आएगा न नोट आएगा। सीधी सी बात है। संविधान कहता है आर्टिकल 44 लागू करो, सारे पर्सनल लॉ खत्म करो, सबके लिए एक कानून बनाओ। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? क्यों? क्योंकि न वोट न नोट। संविधान कहता है सबको समान अवसर दो। समान अवसर तब मिलेगा जब देवघर के बच्चे की किताब, रांची के बच्चे की किताब और दिल्ली के बच्चे की किताब एक होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी। हुआ क्या? क्योंकि न वोट न इसमें न वोट का फायदा है, नुकसान है। नोट का नुकसान है समान शिक्षा लागू करने से। क्यों? क्योंकि समान शिक्षा लागू कर देंगे और जो एग्जाम में आता है, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, क्लैट के, एमबीए के, बैंक के, अगर वही पढ़ाया जाएगा तो लोग कोचिंग करेंगे क्या? तो कोचिंग माफियाओं की दुकान बंद हो जाएगी कि नहीं? तो फिर नोट आएगा क्या? सारा नोट तो वहां से आ रहा है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बना दिया कि जो पूछा जाएगा वो पढ़ाया नहीं जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वो तब आएगा नोट। इसलिए आज की डेट में बच्चा कितना ही टॉपर हो, कितना ही पढ़ने वाला हो, जब तक वो कोचिंग नहीं करेगा उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होगा, एनडीए में सिलेक्शन नहीं होगा, आईएएस में सिलेक्शन नहीं होगा बिना कोचिंग के, क्योंकि इधर नोट आ रहा है। तो ये जो मठ मंदिर से चूंकि नोट आ रहा है, इसलिए मठ मंदिरों को मुक्त नहीं किया गया। हाँ, उसके बदले हमारा कितना सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, कितना हमारा सांस्कृतिक पतन हुआ है, यह कल्पना से परे है। आप जानते हैं पहली बार मठ मंदिर कंट्रोल किसने किया? पहला कानून अंग्रेजों ने बनाया यहां पे 1863 में, और वो इसलिए कानून बनाया कि जब 1857 की क्रांति हुई मंगल पांडे जी की, मठ मंदिर यहां पे हमारे केवल धार्मिक स्थान नहीं होते थे,
मठ मंदिर केवल रिलीजियस सेंटर नहीं थे, बल्कि मठ मंदिर हमारे एजुकेशन के सेंटर थे, मठ मंदिर हमारे हेल्थ के सेंटर थे, मठ मंदिर हमारे कम्युनिकेशन के सेंटर थे, मठ मंदिर हमारे बिजनेस के सेंटर थे। मठ मंदिरों पे लोग योग करते थे, मठ मंदिरों से पास में यज्ञ करते थे, हर मठ मंदिर के पास एक गौशाला होती थी, हर मठ मंदिर के पास वेधशाला होती थी, हर मठ मंदिर के पास व्यायामशाला होती थी, हर मठ मंदिर के पास एक बारातशाला, विवाहशाला होती थी जहाँ सार्वजनिक रूप से विवाह करते थे। और हर मठ मंदिर पे साप्ताहिक एक बैठक होती थी, वहाँ समाज की रीति नीति तय होती थी, दिशा दशा तय होती थी। तो जब 1857 की क्रांति हुई मंगल पांडे की, और वो क्रांति 15 दिन के अंदर मेरठ से लाहौर तक पहुंच गई, उसकी सूचना मात्र 15 दिन के अंदर मेरठ में क्रांति हुई है, इसकी सूचना ढाका तक पहुंच गई, कन्याकुमारी तक पहुंच गई, आपके द्वारका तक पहुंच गई। जबकि उस समय न ट्विटर था, न फेसबुक था, न व्हाट्सएप था, न फोन था, न लैंडलाइन था, न मोबाइल, कुछ नहीं था। इसके बाद पहुंच गई। कैसे पहुंची? मठ मंदिरों के द्वारा। रातों रात एक मठ मंदिर ने अगले तक पहुंचाया, अगले ने अगले तक पहुंचाया, अगले ने अगले तक पहुंचाया, अगले ने अगले तक पहुंचाया, और देखते देखते 15 दिन के अंदर मंगल पांडे नामक एक नौजवान ने मेरठ में विद्रोह कर दिया है। यह बात लाहौर पहुंच गई। तब अंग्रेजों को लगा, अरे बाप रे बाप, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इनको गुलाम बनाना पड़ेगा। गुलाम कैसे बनाए? भारत के लोग, चूंकि अंग्रेजों की एनालिसिस पहले थी, यहाँ के लोग बड़े कानून मानने वाले लोग हैं, बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, अनुशासित लोग हैं, कानून को तोड़ते नहीं, कानून को मानते हैं। ऐसा करो, कानून बनाओ, कानून बना के इनको गुलाम बना लो। तो पहला कानून 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया, अगला कानून 1861 में पुलिस एक्ट बनाया। पुलिस एक्ट बना के हमारे परिवार के बच्चों को पुलिस की वर्दी पहना दिया, एक बंदूक दे दिया, एक डंडा पकड़ा दिया, और बाकी लोगों को पिटवाना शुरू कर दिया। तो गांव में से एक किसी जवान को पुलिस बना दिया, और बाकी गांव वालों को, अपने चाचा को, अपने दादा को, अपने भाइयों को पिटवाना उन्हीं से शुरू कर दिया। उनके पास तो कुछ था नहीं, वो थोड़ी यहाँ पीटने वाले थे। पीटने वाले कौन थे? हमारे लोग थे। जब कानून भी बना दिया, पुलिस भी पीटने वाली तैयार हो गई, बोले अब एक काम करो, अब मठ मंदिर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उन्होंने 1863 में पहला कानून बनाया, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, वो बना दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला एक काम करो, अब तो पुलिस भी तैयार हो चुकी, मठ मंदिर कंट्रोल हो चुके हैं, अब बाकी जी जमीनें भी कब्जा करनी है। एक और कानून बनाया 1894 में, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। पूरे भारत में जितनी आपको सिविल लाइन मिलेंगी, ये उसी कानून के द्वारा बनी है। और उन्होंने जहाँ जहाँ आपको सिविल लाइन मिलेगी, वहाँ वहाँ आपको चर्च मिलेगा। जहाँ जहाँ सिविल लाइन मिलेगी, वहाँ की ज़्यादातर ज़मीन चर्च के पास है। तो उन्होंने 1894 में उठा के सारी ज़मीनें चर्च को दे दिया। लेकिन अंग्रेजों ने तो मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए केवल 2 कानून बनाया था। आज़ादी के बाद वाले अंग्रेजों ने 33 कानून और बना दिए। आज की डेट में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, 35। उन 35 कानूनों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी तारीख पे तारीख चल रही है। तारीख पे तारीख इसलिए चल रही है क्योंकि हमारा थाना भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारी तहसील भी अंग्रेजी कानूनों से चल रही है, हमारा जिला भी अंग्रेजी कानूनों से, हमारी हाई कोर्ट भी अंग्रेजी कानूनों से, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी अंग्रेजी कानूनों से। और ज़्यादातर तो जजेस भी बाहर से पढ़ के आए हैं, तो वो भारत के संविधान को विदेशी चश्मे से देखते हैं। जो अमेरिका में पढ़ के आया वो अमेरिकी चश्मे से देखता है, जो लंदन में पढ़ के आया वो ब्रिटिश चश्मे से देख रहा है। खाड़ी देशों में गए होते तो खाड़ी देशों वाले चश्मे से देखते। अच्छा हुआ कम से कम अमेरिका और लंदनी लोग पढ़ के आए हैं, खाड़ी देश कोई गया नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की डेट में हम सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र हैं? क्या 75 साल हो चुके हमें स्वतंत्रता के, क्या हम सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र हैं? अगर हमारे मठ मंदिर स्वतंत्र होते सांस्कृतिक रूप से, तो आज बहुत सारी कुरीतियां खत्म हो चुकी होती, बहुत सारी कुरीतियां खत्म हो चुकी होती। अगर हमारे मठ मंदिर स्वतंत्र हो गए होते और फिर से उनका अपना पुराना कार्य बहाल हो गया होता, तो शायद आज की डेट में बाल विवाह खत्म हो गया होता, धर्मांतरण खत्म हो गया होता।
लेकिन आज की डेट में मठ मंदिर जो संस्कृति के सामने हमारे खतरे थे, उनको रोकने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही गुलाम है। हमारे मठ मंदिर खुद ही सरकार के गुलाम हो चुके हैं। सरकार के नुमाइंदे वहाँ तय कर रहे हैं कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, कब क्या होगा, कब कैसे होगा, क्या व्यवस्था करनी है, क्या नहीं करनी, जो भी है। समाज का तो कोई उसमें योगदान आ ही नहीं पा रहा। इसलिए मेरा ये मानना है, ये कानून खत्म होने चाहिए, और आज नहीं तो कल बाबा का आशीर्वाद रहा, आप बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो मैं आज इस देवघर से ये कह के जा रहा हूँ कि ये कानून खत्म होंगे। और निश्चित रूप से हमने अपने PIL में यही कहा, आप इन अंग्रेजी कानूनों को खत्म करो। और अगर आपको लगता है कि धार्मिक स्थलों के लिए कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, तो आप एक समान धर्मस्थल संहिता बनाइए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बना दीजिए, वो सब पे लागू करिए। ऐसा नहीं हो सकता जिनको 1400 साल का एक्सपीरियंस है मस्जिद चलाने का। इस्लाम कब शुरू हुआ? 6वीं शताब्दी में, 1400 साल पहले। तो सबसे पुरानी मस्जिद कितनी पुरानी? जोर से बोलिए जरा। तो यानी मस्जिद चलाने का अनुभव कितने साल का है? क्रिश्चियनिटी कब शुरू हुई? 2000 साल पहले। तो सबसे पुरानी वाली जो पुराना चर्च होगा 2000 साल पुराना, यानी चर्च को चलाने का अनुभव कितने साल का है? सनातन धर्म कब शुरू हुआ? कितने साल का? तो हमें मठ मंदिर चलाने का तो 1000 नहीं लाखों साल का अनुभव है, लाखों साल का अनुभव है। जिसको 1400 साल का अनुभव है मस्जिद चलाने का, वो कह रहे ठीक है मस्जिद बढ़िया चला रहा है। जिसको 2000 साल का अनुभव है चर्च चलाने का, वो कह रहे बढ़िया चला रहा है, उसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। और जिसको लाखों साल का अनुभव है, परंपरा 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 पीढ़ी दर पीढ़ी का अनुभव है, उसको कह रहे नहीं ये सरकार चलाएगी। और सरकार को कितना अनुभव है? 75 साल का। तो 75 साल के अनुभव वाली सरकार लाखों साल के अनुभव वाले मठ मंदिर को चला रही है। ये तमाशा है कि नहीं? तमाशा है कि नहीं? इसलिए ये संघर्ष, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, ये लीगल लड़ाई है, लेकिन ये सांस्कृतिक लड़ाई भी है। दुर्भाग्यवश कहीं न कहीं इसमें हमारे समाज से मठ मंदिर जो लोग चला रहे हैं, थोड़ी उनकी भी कमी रह गई। वो संगठित हो के संघर्ष नहीं किए। संगठित हो गए होते और वोट दिख गया होता तो काम हो गया होता। काम दो ही तरीके से होता है, या तो वोट का फायदा हो या तो अब मठ मंदिर को देने में ना वोट का फायदा है ना नोट का। हाँ, संगठित होके लड़ते तो वोट का फायदा नजर आता, लेकिन मठ मंदिरों को मुक्त कराने की जिम्मेदारी ऐसे लगता पंडा समाज के ऊपर आ गई है। हिंदू समाज खड़ा ही नहीं हो रहा। यादव जी को लगता है कि नहीं मठ मंदिर सरकार में रहे हमसे रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाबू साहब को लगता है मठ मंदिर सरकार में रहे हमसे रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो मानसिक स्थिति आ गई कि नहीं मठ मंदिरों की लड़ाई तो केवल कुछ वकील लड़ेंगे और केवल पंडा समाज लड़ेगा, इसीलिए मठ मंदिर मुक्त नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ना उसमें नोट का नुकसान तो होगा ही होगा, मठ मंदिर फ्री हो जाएंगे और वोट का फायदा कहीं दिख नहीं रहा। तो जब तक वोट का फायदा नजर नहीं आएगा तब तक ये काम बड़ा मुश्किल है। तब तक तो तभी हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनल हियरिंग पे लगा दे। तो आप लोग भगवान से मनाइए कि जल्दी से जल्दी फाइनल हियरिंग शुरू हो जाए। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ अगर फाइनल हियरिंग शुरू हो जाएगी तो वो कानून ख़त्म हो जाएंगे कोर्ट के द्वारा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।